हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद एन के प्रजापत। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th की सब्जेक्ट इंग्लिश की रेनबो जो बुक है उसका लेसन 3 स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने इस बुक के 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं और जिसमें से पहले लेसन के क्वेश्चन आंसर सहित हमने पूरा किया है और सेकंड जो लेसन था रूम 10x8 वो भी हमने क्लियर किया, पढ़ लिया है। और आज हम ये तीसरा लेसन जो बहुत ही अच्छा एक लेसन है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिनों बाद मैं क्लास 12 का ये वीडियो बना रहा हूँ। बीच में कोई और मैं वीडियो बनाने लग गया, तो अब से हमारी जो क्लास होगी क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश की वो कंटिन्यू चलती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। द नेम ऑफ द थर्ड लेसन इज थर्ड थॉट्स। थर्ड थॉट्स का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है तीसरा विचार, और यूँ इसका एक और अर्थ है पुनर्विचार। और पुनर्विचार का अर्थ आप समझते हो, बार बार विचार करना किसी बात पर। ये पार्ट किसके द्वारा लिखा गया है? बाई E.V. ल्यूकस के द्वारा लिखा गया है। इस पार्ट को वर्ड बाय वर्ड हम स्टार्ट करें उससे पहले हम इस लेसन की पूरी समरी जानेंगे कि ये पार्ट किसके बारे में है, कौन कह रहा है, क्या इस पार्ट की स्टोरी है, ये सब जानेंगे। ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इस पार्ट की समरी को देखते हैं। लेसन नंबर 3 थर्ड थॉट बाय E.V. ल्यूकस, समरी ऑफ द स्टोरी। इस पूरी कहानी में एक नरेटर है। नरेटर का मतलब होता है कथानक, कथा कहने वाला। ठीक है, ये जो कहानी है E.V. ल्यूकस ने लिखी है और वो कह रहा है कि मेरा एक फ्रेंड है, और वो फ्रेंड किसके बारे में? उस नरेटर के बारे में। यानी ये नरेटर ने क्या क्या किया, कैसे किया, ये सब E.V. ल्यूकस लिखता है। ठीक है, तो हमारा जो इस लेसन में मेन कैरेक्टर है वो ये नरेटर है। इसका नाम नहीं है पूरे लेसन में, लेकिन ये पूरी जगह नरेटर के रूप में जाना जा रहा है। अब तो इस व्यक्ति का काम क्या है? टू बाई एंड सेल थिंग्स। वो पुरानी चीज़ें खरीदता था और उसे वापस बेच देता था। और उसकी किस्मत कैसी थी, उसका भाग्य कैसा था कि जितने में वो खरीदता था उससे कम दामों में वो अक्सर चीज़ों को उसे बेचना पड़ता था। उसे मुनाफा कभी नहीं हुआ। ऑलवेज फेल्स टू गेट अ बेनिफिट फ्रॉम सेलिंग। और उसे कभी भी बेचने पर उसे बेनिफिट्स नहीं मिलता था, वो हमेशा असफल रहता था। ओके, और एक और जो कैरेक्टर है वो है डीलर। डीलर का मतलब विक्रेता, एक दुकानदार। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा, नरेटर कभी भी सफल नहीं हुआ है अच्छा मुनाफा प्राप्त करने में। तो एक बार क्या होता है, नरेटर बॉट अ ड्राइंग फ्रॉम द डीलर। एक बार उस नरेटर ने उस डीलर से एक ड्राइंग खरीदी। ड्राइंग मतलब चित्र। इन 10 शिलिंग फॉर 10 शिलिंग। 10 शिलिंग मतलब होता है 10 शिलिंग। और शिलिंग क्या होता है? शिलिंग मुद्रा होता है, मुद्रा होती है। जैसे इंडिया में रुपये, और रुपये में क्या होते हैं? पैसे। तो उसी प्रकार से शिलिंग, और शिलिंग से मिलकर क्या बनता है? पाउंड बनता है। तो 10 शिलिंग में एक ड्राइंग खरीद ली। किससे? इस दुकानदार से, डीलर से। और वो जो ड्राइंग उसने खरीदी वो एक फेमस पेंटर के द्वारा बनी हुई थी जिसका नाम था टर्नर। और वो एक ब्रिटिश इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध पेंटर था। उसकी ड्राइंग उसने कितने में खरीदी? 10 शिलिंग में। तो पीछे क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में कि उसने कितने में वो ड्राइंग खरीदी? तो 10 शिलिंग्स। एंड ही सोल्ड इट इन 50 पाउंड्स। और उसने, यानी उस नरेटर ने उस ड्राइंग को कितने में? 50 पाउंड्स में बेची। यानी
आज के बाद मतलब आज तक जो उसने कभी मुनाफा नहीं देखा अपने जीवन में खरीदारी और बेचने में, लेकिन आज इस ड्राइंग से उसने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया। प्रॉफिट ऑफ 49 पाउंड्स एंड 10 शिलिंग्स फ्रॉम परचेजर। परचेजर का मतलब होता है खरीदार, यानी नरेटर ने डीलर से एक ड्राइंग खरीदी कितने में, 10 शिलिंग्स में, और कितने में बेच दी, 50 पाउंड्स में। और किसे, परचेजर को, खरीदार को। ठीक है, तो खरीदार को कितने में बेची, 50 पाउंड्स में। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, नरेटर को लाभ कितना हुआ, 49 पाउंड्स एंड 10 शिलिंग्स। तो ध्यान रखें कि आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन छोटा सा तैयार हो जाता है कि उसे कितना मुनाफा मिला, 49 पाउंड्स एंड 10 शिलिंग। ठीक है, तो उसे बहुत बड़ा मुनाफा हुआ इस बार। नाउ द नरेटर थिंक्स दैट द प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड विथ डीलर। अब इतना बड़ा मुनाफा हो गया कि उस नरेटर को उस दुकानदार डीलर पर, जहाँ से उसने ड्राइंग खरीदी थी ना, उस डीलर पर सहानुभूति वो दिखाने लग गया। और क्या मन में विचार कर रहा है कि जो इतना बड़ा प्रॉफिट मुझे मिला है ना, उस प्रॉफिट को मुझे उस डीलर के साथ शेयर करना चाहिए, उसे आधा मुनाफा मुझे भेजना चाहिए। एट फर्स्ट ही डिसाइड टू सेंड हाफ ऑफ द प्रॉफिट, यानी सबसे पहले नरेटर ने निश्चय किया कि मैं ऐसा करता हूँ कि जितना मुनाफा मुझे मिला है उसका आधा उस दुकानदार डीलर को भेज देता हूँ। देन 10 पाउंड्स, फिर कहा नहीं, आधा मुनाफा भेजना गलत बात होगी, अच्छा नहीं है इतना मुनाफा देना। तो उसने कहा नहीं, अब मैं उसे 10 पाउंड्स भेजूंगा उपहार के रूप में। फिर थोड़ी देर बाद और सोचता है और कहता है नहीं, 10 पाउंड भेजना भी उचित नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ उसे 5 पाउंड जो है वो उपहार के रूप में भेज देता हूँ। फिर और सोचता है और कहता है नहीं, 5 पाउंड भेजना भी सही नहीं है। तो फिर उसने कहा 1 पाउंड में उसे विक्रेता को, डीलर को भेज दूंगा। तो ये जो बार बार जो वो विचार कर रहा है, अपने मन में विचार ला रहा है, इसी पर इस पार्ट की हेडिंग है थर्ड थॉट्स, पुनर्विचार। ओके, फिर एट लास्ट अंत में, देन डिड द नरेटर सेंड 1 पाउंड टू द डीलर। तो आपको क्या लगता है, क्या जो अंत में वो निश्चय करता है कि 1 पाउंड जो है वो मैं डीलर को भेज दूंगा, तो क्या वो भेजता है क्या? तो ये जानने के लिए इस कहानी को हम पूरा पढ़ेंगे, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मानव व्यवहार के प्रति भी इस पार्ट में कटाक्ष किया गया है कि धन जब आता है मनुष्य के पास, रुपए जब आते हैं, तो वो उसको बांटने की बात के ऊपर बार बार विचार करता है, और वो आखिरकार ऐसा निर्णय नहीं लेता है कि अपना धन बेवजह किसी से क्यों बांटे। तो इस प्रकार से वो बार बार विचार कर रहा है कितना भेजूँ, और बीच में बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल भी हमारे सामने आएंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अब हम इसका लाइन बाय लाइन जो है वो मीनिंग देखेंगे, और आपको क्या करना है, आप अपनी बुक रेनबो पास में रखें और लेसन नंबर 3 ओपन करके बैठे, पेंसिल ले साथ में, और कंटिन्यू मेरे साथ साथ जैसा मैं बोलूँ वैसा वैसा आप चलते रहे और हिंदी अर्थ सुनते रहे, और किसी स्पेलिंग का अर्थ नहीं आता है तो वहाँ लिखें और लर्न करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइटर बाय E.V. ल्यूकस वो कहते हैं, दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाय अ फ्रेंड। ये कहानी मुझे मेरे एक मित्र के द्वारा कही गई। तो वो मित्र जो नरेटर है इस लेसन में, वो हमारे इस लेखक को ये कहानी कहता है अपनी, और वो कहता है, इट इज़ माई डेस्टिनी सेड ही टू बाई इन द डियरेस्ट मार्केट, कि यह मेरा भाग्य है। डेस्टिनी का अर्थ क्या होता है, भाग्य, के महंगे बाज़ारों में खरीदना या महंगी चीज़ों को खरीदना, एंड टू सेल और वापस बेचना,
इफ आई सक्सीड इन सेलिंग, और यदि मैं बेचने में सफल हो जाऊं, इन द चीपेस्ट, तो वो सस्ते दामों में बिकती हैं। कि ये मेरे भाग्य में लिखा हुआ है कि मैं हमेशा महंगी चीज़ें खरीदता हूँ और उन्हें सस्ते दामों में बेच देता हूँ, और वो भी अगर मैं बेचने में सफल हो जाऊं तो। यूजुअली, आमतौर पर, इंडीड, वास्तव में, हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर, किसी चित्र से परेशान होकर, और डेकोरेटिव आर्टिकल, या किसी सजावट की वस्तु से परेशान होकर, आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, मुझे पॉजिटिवली गिव इट अवे, मुझे देनी पड़ती हैं। पॉजिटिवली का अर्थ यहाँ पर निश्चित रूप से मुझे देनी पड़ती हैं, दे देता हूँ। ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनोदर, और जब मैं वो वस्तु आखिरकार बेच देता हूँ, दे देता हूँ, तो जब दूसरा उसे स्वीकार करता है, ले लेता है, अ पर्सनल फेवर टू मी, तो मानो कि वो मुझ पर उपकार कर रहा है, एहसान कर रहा है। पर्सनल फेवर का अर्थ यहाँ पर उपकार या एहसान, यानी मेरी चीज़ बिकती नहीं है, कोई लेता ही नहीं है। मुनाफा तो छोड़ो, मुझे घाटे में भी कोई खरीदार नहीं मिलता है, तो आखिरकार मुझे वो चीज़ इस तरह से देनी पड़ती है मानो कि वो अगला व्यक्ति वो चीज़ लेकर मुझ पर एहसान कर रहा है। बट द अदर डे, लेकिन एक दिन, वॉज मार्क्ड बाई एन एक्सेप्शन, लेकिन एक दिन अपवाद हो गया, उल्टा हो गया, टू दिस रूल, इस नियम के। यानी रोज़ मुझे मुनाफा नहीं होता है, घाटा लगता है, लेकिन एक दिन उल्टा हो गया। सो स्ट्रिकिंग दैट आई हैव बीन वंडरिंग, और इतना, स्ट्रिकिंग का अर्थ होता है यहाँ पर प्रभावशाली, इतना प्रभावशाली हुआ कि आई हैव बीन वंडरिंग, और मैं सोच रहा था, वंडरिंग यानी सोच रहा था, इफ परहैप्स द लक हैज़ नॉट चेंज्ड, क्या कहीं शायद मेरा भाग्य तो चेंज नहीं हो गया है। एंड आई एम आफ्टर ऑल, और मैं आखिरकार destined to be that most enviable thing, a successful dealer, क्या मैं आखिरकार एक सफल डीलर बन गया, विक्रेता बन गया। डीलर यानी विक्रेता या व्यापारी। क्या ऐसा कैसे हो गया? क्या मेरा भाग्य चेंज तो नहीं हो गया कहीं? आज मुझे इतना मुनाफा कैसे मिल गया, यानी आज बाकी के दिनों से उल्टा कैसे हो गया? क्या मेरे भाग्य में ईर्षा यज्ञ बनने योग्य एक सफल व्यापारी बन गया मैं? इट हैपन दस, और यह इस प्रकार हुआ। यानी अब वो बात बता रहा है कि क्या हुआ मेरे साथ। इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स ऑफ कैथेड्रल सिटी। कैथेड्रल सिटी का अर्थ होता है मुख्य चर्च वाला शहर, यानी जहाँ पर चर्च है वहाँ की बात वो कर रहा है। यानी चर्च वाले स्थान पर वहाँ पर विचित्र पुरानी दुकानें थी, तो वहाँ पर ड्रिफ्टिंग अबाउट, मैं घूम रहा था, ऐसे ही चक्कर लगा रहा था। आई केम अपॉन का मतलब होता है दिखना, अचानक दिख जाना। तो मुझे अचानक दिखी अ पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्राइंग्स। पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक ऐसी वस्तु जिसमें चित्र रखे जाते हैं। तो वाटर कलर ड्राइंग्स, पानी रंग की चित्र थे खूब सारे, एक पोर्टफोलियो में रखे हुए थे। अमंग विच वॉज वन, और उनके बीच में एक, उन चित्रों के बीच में एक, दैट टू माई आई, उस चित्र पर मेरी आंख पड़ी, नज़र पड़ी, वुड हैव बीन अ पॉसिबल टर्नर, और मुझे लगा कि ये संभवतः टर्नर के द्वारा बनी हुई ड्राइंग है। इवन इफ, भले ही, एन अर्लियर ओनर हैड नॉट शेयर्ड दैट ओपिनियन, भले इसका जो पुराना मालिक था, ओनर यानी मालिक, इस चित्र का जो पुराना मालिक था जिसने यहाँ पर लाकर ये बेच दी है, उसने बताया नहीं है द ओपिनियन, इस विचार को, और होप, और वो आशा करता है, एंड सेट ए मैजिक नेम, और उस जादुई नाम को रख दिया, विथ ऑल इट्स इनिशियल, इसके सभी प्रारंभिक, सो ऑफन प्लेस इन द रॉन्ग ऑर्डर, जो अक्सर रख दिए जाते हैं गलत ऑर्डर में, गलत तरीके से, बेनिथ इट, इसके नीचे। यानी उसे चित्रों में एक टर्नर के द्वारा बनी हुई एक चित्र दिखा उसे।
तो नरेटर ने उस डीलर को, दुकान वाले से पूछा, हाउ मच इज दिस, क्या कीमत है इसकी। आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली, मैंने तिरस्कार पूर्ण पूछा। तिरस्कार पूर्ण पूछना मतलब होता है बिना रुचि के पूछा। वेल सेड द डीलर, डीलर ने कहा, इफ इट वर अ जेन्युइन टर्नर, यदि ये वास्तव में टर्नर के द्वारा बनी हुई होती तो इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, तो इसका मूल्य कुछ और होता। बट लेट्स से 10 शिलिंग, लेकिन इसकी तुम कीमत 10 शिलिंग दे दो। इसका मतलब ये हुआ कि उस दुकान वाले को भी पता नहीं है कि ये चित्र वास्तव में टर्नर का है, तो उसने कितनी कीमत मांगी, 10 शिलिंग। यू कैन हैव इट फॉर दैट, तुम इस 10 शिलिंग में इसे खरीद सकते हो। बट आई डोंट माइंड, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू डोंट, अगर तुम नहीं खरीदना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज आई एम गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक, क्योंकि मैं अगले सप्ताह लंदन जा रहा हूँ। सो टेक इट विथ मी, और इस फोटो को, इस ड्राइंग को अपने साथ ले जाऊँगा टू गेट एन ओपिनियन, इस पर विचार लेने के लिए। तो जैसा कि हमने कहा, टर्नर लंदन, इंग्लैंड, ब्रिटेन का एक अंग्रेजी चित्रकार था। तो दुकानदार को भी पता नहीं था कि वास्तव में टर्नर के द्वारा बनी हुई है। तो उसने कहा, मैं अगले सप्ताह लंदन जाकर इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि वास्तव में टर्नर की है या नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो 10 शिलिंग में खरीद सकते हो। आई पॉन्डर्ड, मैंने सोचा। माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, ही एडेड यानी उसने आगे बोला, दुकानदार ने, देख लो, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूँ कि ये टर्नर की है या नहीं है, तुम्हें इच्छा है तो खरीदो। आई गेव हिम द 10 शिलिंग्स, और मैंने उसे 10 शिलिंग दे दिया, मतलब खरीद ली मैंने 10 शिलिंग देकर। बाय वॉट इनक्रेडिबल मीन्स, और बाय वॉट इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, और मैंने किन अविश्वसनीय संसाधनों से आई फाउंड ए परचेजर, मैंने एक खरीदार ढूंढ लिया, फॉर द ड्राइंग, उस चित्र का, एट 50 पाउंड्स, 50 पाउंड खरीदार, मतलब 50 पाउंड में खरीदने वाला एक ग्राहक मैंने ढूंढ लिया। एंड देयर इज नो नीड टू टेल, और मुझे उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नैरेटिव रिसाइड्स नॉट इन बार्गेनिंग, क्योंकि द पॉइंट, तथ्य ऑफ दिस नैरेटिव, इस कथानक, इस कहानी का जो तथ्य है, मुख्य बिंदु है, वो निहित नहीं है इन बार्गेनिंग, सौदा करने में, विथ कलेक्टर, संग्रहणकर्ता के साथ, बट इन द बार्गेनिंग विथ माई ओन सोल, बल्कि बार्गेनिंग तो मैं अपनी मन के, अपनी आत्मा के साथ कर रहा हूँ। द एस्टोनाइजिंग फैक्ट रिमेंस, और आश्चर्यचकित कर देने वाला जो तथ्य रिमेंस, दैट, वो रहा कि दैट आई एम अचीव अ प्रॉफिट ऑफ 49 पाउंड्स एंड 10, और सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाली बात ये थी मेरे लिए कि मैंने प्राप्त किया अ प्रॉफिट, एक लाभ, कितना का, 49 पाउंड्स एंड 10, उन 50 पाउंड्स और 10 शिलिंग का मैंने लाभ प्राप्त किया। एंड वॉज ड्यूअली, और मैं अत्यधिक प्रसन्न था। एंड आई देन बिगैन टू थिंक, और मैं सोचने लग गया उस लाभ के बारे में। द डीलर सो माई थॉट्स रैन इन दैट लिटिल स्ट्रीट बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, और वो डीलर, दुकानदार, सो माई थॉट्स रैन, मेरे विचार दौड़ने लगे, चलने लगे, मैं सोचने लगा, इन दैट लिटिल स्ट्रीट, और वो डीलर जो उस छोटी सी गली में, बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, उस चर्च वाले शहर के पश्चिम दरवाजे में जिस डीलर की दुकान थी, ही ought टू पार्टिसिपेट इन दिस, उसे भी इस लाभ में, इन दिस मतलब इस लाभ में पार्टिसिपेट, हिस्सेदार होना चाहिए। अब ये नरेटर ये सोच रहा है कि जो लाभ मुझे प्राप्त हुआ है वो उस डीलर को भी मिलना चाहिए, उसे भी भागीदार होना चाहिए। ही बिहेव वेरी वेल टू मी, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। देखो, अपना मुनाफा केवल इस कारण से वो बांट रहा है कि उस दुकान वाले ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। आई ought टू बिहेव वेल टू हिम, मुझे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, और यही उचित होगा कि उसे मैं आधा लाभ दे दूं, ये उसने डिसाइड किया। देयरफॉर आई सेट डाउन, फिर मैं नीचे बैठ गया, एंड रोट अ लिटिल नोट, और फिर एक छोटा सा पत्र लिखा, लिटिल यानी छोटा सा, नोट यानी पत्र, सेइंग दैट, ये कहते हुए कि द
पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग के जो वो संभावित टर्नर की द्वारा बना हुआ चित्र था। तो ये नरेटर लिख रहा है किसको? उस दुकान वाले को एक छोटा सा पत्र लिख रहा है कि जिस चित्र पर हमने संभावना व्यक्त की थी कि ये टर्नर का है, विच नो डाउट, जिसमें संदेह नहीं है, ही रिकलेक्टेड, जिसके बारे में उस दुकान वाले को याद होगा, हैड टर्न आउट टू बी ऑथेंटिक, और वो वास्तव में सच्ची साबित हुई। टर्न आउट का मतलब होता है साबित होना, ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक, यानी वास्तव में वो टर्नर की थी। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर, और मुझे अत्यधिक खुशी है, इन इनक्लोजिंग, शामिल करने में, हिम, उसे, देने में, हाफ ऑफ द प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का मतलब होता है लाभ। यहाँ पर प्रॉफिट भी आया, लाभ, और बेनिफिट भी आया है, प्रोसीड भी आया है। और वो कह रहा है मुझे अत्यधिक खुशी है कि मैं आपको इस लाभ में शामिल कर रहा हूँ। एज आई कंसिडर दैट, जैसा कि मैंने सोचा, द ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, कि यही एकमात्र उचित और शालीनता का कार्य होगा कि मैं उसे आधा लाभ भेज दूँ। हैविंग नो स्टाम्प्स, ये 2 लाइन पीछे वाले पेज में मैंने यहाँ पर लिख दी, हैविंग नो स्टाम्प्स। अब उसके पास स्टाम्प नहीं थे, पत्र तो लिख दिया लेकिन स्टाम्प नहीं थे, तो उसने क्या किया, द आवर बीइंग लेट, और देर भी हो गई थी, रात ज़्यादा हो गई थी, ही डिड नॉट पोस्ट दिस, तो उसने क्या किया, इस लेटर को पोस्ट नहीं किया, डाक भेजा नहीं उसे, एंड वेंट टू बेड, और वो सोने चला गया। यानी उसने पत्र तो लिख दिया लेकिन उस डीलर को भेजा नहीं, तो क्योंकि टिकट नहीं था और लेट भी हो गया था इस कारण से। ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये था आज इस पार्ट का पार्ट 1। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।